नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। 31 जनवरी 2021 का जो सीटेट का पेपर आपका प्रस्तावित है उसके लिए जैसे कि हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो जस्ट इससे पहले 15 प्रश्न बाल विकास के हमने देखे थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा मैथ पोर्शन, जिसके अंतर्गत हम कुल 15 प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 31 से। यही प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में आपसे पूछा भी था कि एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो बीकर की धारिता या कैपेसिटी जो है वो कितनी होगी, ये आपको बताना था। बहुत ही इजी सा प्रश्न था। 3/7 आप इस प्रकार लिखेंगे। शॉर्ट ट्रिक से ही मैं आपको बता रहा हूं। तो 3/7 में यदि आप ये जो नीचे वैल्यू देख रहे हैं 7, ये क्या है? ये बीकर की टोटल जो है वो क्षमता है और उसमें से 3 भाग जो है वो भरा हुआ है। यानी कि अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए कि टोटल बीकर में 7 लीटर पानी आ जाता है, तो उसमें से 3 भरा हुआ है। इसी को हमने 3/7 के फॉर्म में जो है वो दर्शाया है और यही लिखा है कि एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। आगे लिखा है कि बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। यानी कि अभी 3 भरा हुआ है, पर यदि हमें पूरा ऊपर तक भरना है तो हमें इसे 7 तक पहुंचाना पड़ेगा। यानी कि 4 इसमें और जोड़ेंगे तभी तो 4 3 7 टोटल होगा। यानी कि ये जो 4 है ये किसके बराबर होगा? इस 16 लीटर के बराबर होगा, क्योंकि बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है, ये प्रश्न में कह रहा है। यानी कि जो 4 है इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। और टोटल बीकर की धारिता कितनी थी? मैंने बताया टोटल बीकर की क्षमता 7 है, तो आपको 7 की वैल्यू निकालनी है। 1 की निकालेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 चक्कू 16 होता है, और 7 का निकालेंगे तो 7 चक्कू 28। आपका यहां पर बिल्कुल आंसर हो जाएगा 28 लीटर। चौथा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो केवल और केवल रेशियो के आधार पर इस प्रश्न को आप आसानी से जो है वो कर सकते थे। अगला प्रश्न देखते हैं 32, जो कि आपका प्रश्न दे रखा है और उसमें आपको अवरोही क्रम में जो संख्या है उनको बताना है, कौन सा जो है वो सही होगा। तो इसका आप इंग्लिश फॉर्म भी देख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। कहने का मतलब ये अवरोही मतलब होता है बड़े से छोटे क्रम, यानी कि आपको घटती हुई संख्या यहां पर बताना है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। तो जल्दी से देखिए ऑप्शन और बताइए कौन सा यहां पर सही होगा। तो यदि आप देखेंगे पहले वाले ऑप्शन में 3.05 ये वाली संख्या दे रखी है और इससे बड़ी तो इसके बाद आ रही है, पहला ऑप्शन कट जाएगा। दूसरे तीसरे चौथे में देखिए 30.5 आपका सब में ही है, तो यहां तक तो ठीक है। दूसरे नंबर पे देखिए तो 3.50 है, 3.50 यहां भी सही है, पर ये वाली संख्या छोटी आ गई, जबकि 3.50 इसके बाद है, तो चौथा भी कट जाएगा। दूसरे तीसरे में आपको देखना है तो दूसरा नंबर तो सेम है। तीसरे चौथे में देखिए 3.055 लिखा हुआ है और 3.05 है, और नीचे 3.05 है और 3.055 है। तो आपकी बड़ा कौन से है? आपकी बड़ी संख्या ये वाली है 3.055, यानी आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये आपका क्रम होगा। सबसे पहले 30.5, फिर 3.50, फिर 3.055, फिर 3.05, फिर 3.005, फिर 0.355। तो आपका ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 33। प्रश्न आपका कह रहा है कि एक दुकानदार जो है उसने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को जो है वो मिला दिया और इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। तो प्रत्येक पैकेट का भार जो है वो क्या होगा, ये आपको जो है वो बताना है। 300 ग्राम होगा, 400 ग्राम होगा, 450 ग्राम होगा, या फिर 500 ग्राम होगा। इंग्लिश में भी आप प्रश्न चाहें तो जो है वो पढ़ सकते हैं और आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो जल्दी से बताइए ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए हम बात करते हैं उसके सॉल्यूशन के, तब तक आप सोचिए समझिए। तो देखिए प्रश्न में जो कह रहा है उसकी लैंग्वेज को समझ लीजिए। कह रहा है कि एक दुकानदार जो है उसने 5.3 किलोग्राम जो है वो बादाम लिए, और ऑप्शन में देखिए सब ग्राम में दे रखा है, तो आप क्या कीजिए सभी को ग्राम में ही चेंज कर लीजिए। 5.3 किलोग्राम आप जब चेंज करेंगे ग्राम में तो 5300 जो है आपका ग्राम में आ जाएगा। 2100 आपको ग्राम में ऑलरेडी दे ही रखा है, और जो काजू है आपका 2.2 किलोग्राम है, यानी कि 2200 ग्राम इस प्रकार से हो जाएगा। अब इन तीनों को उसने क्या किया,
मिला दिया आपस में और जो मिश्रण है उसके बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट यानी कि कुल 24 पैकेट, 1 दर्जन में 12 होते हैं तो 2 दर्जन यानी कि 24 जो पैकेट है उसमें इसने पैक कर दिया। अब बताना है कि प्रत्येक पैकेट का वजन जो है वो कितना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इन सबको जोड़ के जितना टोटल ग्राम आपका आ जाएगा तो इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जीरो, यहाँ पर आपका जीरो, 3 4 5 1 6, 5 6 7 8 9, 9600 ग्राम यानी कि 9600 ग्राम आपका टोटल आएगा। और इस टोटल 9600 ग्राम को आप इन 24 पैकेटों में भरना चाहते हैं तो एक पैकेट की वैल्यू के निकालने के लिए डायरेक्ट इस 9600 को आप 24 से डिवाइड कर देंगे तो 9600/24 करेंगे तो 24 से आप काटिए इसको। तो 24 आप जानते हैं 4 बार में आपका 96 होता है तो 4 ये और ये 2 जीरो लगे हैं, 400 आपका हो जाएगा। यानी कि 400 ग्राम आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि एक पैकेट जो है उसमें 400 ग्राम जो है वो भार होगा। इजी सा प्रश्न था, समझ में आपको आ गया होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 34। प्रश्न आपका कह रहा है कि मैं कौन सी संख्या हूं, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूं, मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। तो ये संख्या आपको बतानी है 48 होगी या फिर 56 होगी या फिर 24 होगी या फिर 36 होगी। इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। बताना है आपको कौन सा ऑप्शन 1 2 3 4 में से जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। आप जो पहला यहाँ पर वर्ड लिखा है, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, तो 2 अंकों की चारों ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देखते चलिए। सम संख्या की अगर बात करें तो सम संख्याएं भी सारी हैं, तो यहां तक तो सारी चीजें फिट बैठ रहा है। आगे लिखा है मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूं, तो इन तीनों से कटनी होनी चाहिए। तो 48 को आप चेक कीजिए तो ये 3 से नहीं कटती है, तो पहला ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया। 56 आपका कटता है, 3 1 3, 2 दांत 56 भी कटता है, 24 तो कटता ही है, 36 भी कटता है, 4 से भी ये तीनों ही कटती हैं, 6 से भी कटती हैं। तो यानी कि आपके एक ऑप्शन तो कट हो गया, बाकी 3 जो ऑप्शन बचे उसके लिए हम नेक्स्ट वाला देखेंगे कि उसके कुल 9 गुणनखंड हैं। अब गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं एलसीएम। तो 56 24 36 में से हम किसी भी ऑप्शन को लेकर जो है कर सकते हैं। चलिए हम मान लेते हैं 36 का ही यहाँ पर हम ले लेते हैं गुणनखंड। तो 36 को हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से ले जाएंगे, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 जा 18, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 3 जा 9, फिर बाद में 3 1 जा 3। तो 2 की पावर कितना आया आपका, 2 आया, मल्टीप्लाइड 3 की पावर कितना आया, 2 आया। इस टाइप से आ गया। अब गुणनखंड निकालना सीखिए। जो घातांक आपकी दे रखी है उसमें आप जोड़ देते हैं 1। तो 2 दे रखी है तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाइड लगाएंगे यही वाला। इसी प्रकार इसकी जो घातांक है उसमें आप कितना जोड़ देंगे 1, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो 3 तिया कितना होता है 9 होता है, यानी कि इसके टोटल 9 गुणनखंड होंगे और 36 ही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहें तो अन्य ऑप्शन को भी चेक करके देख सकते हैं। यदि 24 का आप चेक करना चाहें तो 24 के साथ आप देखेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 2 की घात कितनी है 3 है, मल्टीप्लाइड 3 की घात कितनी है 1 है। अब 2 की घात जितनी दे रखी है उसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 4, मल्टीप्लाइड 1 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 2, तो 4 दूनी कितना होता है 8, यानी कि जो 24 है उसके कुल 8 गुणनखंड है, इसलिए ऑप्शन आपका कट जाएगा। इसी प्रकार 56 को भी आप चेक कर सकते हैं, पर आंसर यहाँ पर आपका 36 जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 35। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं तो एक लाइक तो आप सभी का वीडियो पर बनता ही है। प्रश्न को पढ़ते हैं अगला कि आशा जो है वो घर के खर्च में से कुछ रकम बचा कर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। और प्रत्येक सप्ताह व सोमवार को 50 रुपए, बुधवार को 100 रुपए और शुक्रवार को 80 रुपए बचाती है और रविवार को इसमें से 60 रुपए खर्च कर देती है। उसे 5,950 रुपए का अगर मोबाइल खरीदना है तो उसके लिए कितना सप्ताह आपको बचत करनी होगी, उसे ये बताना है। और सेम यही चीज आप अपने ऊपर रख कर देखिए कि आपको इतने रुपए का मोबाइल खरीदना है, इतने इतने रुपए आप बचा रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, और उस हिसाब से इस प्रश्न को करिए तो आपको मजा भी आएगा और चीजें समझ में भी आएंगी। तो चलिए बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो देखिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सोमवार को 50 रुपए बचा रहा है तो आप मान लीजिए आप 50 रुपए सोमवार को, पूरे हफ्ते का आपको निकालना है क्योंकि यहाँ पर सप्ताही प्रश्न में पूछा गया ना कि कितने सप्ताह बचत करनी होगी। तो आपका मंडे का हो गया 50 रुपए, बुधवार को हो गया 100 रुपए और फिर शुक्रवार को हो गया आपका 80 रुपए। इतना रुपए उसने बचाया है। तो टोटल आपका कितना हुआ 8 5 13 और
यहाँ पर एक ऊपर हासिल जाएगा तो आपका हो जाएगा 230। और ये भी कह रहा है कि आगे रविवार को उसमें से 60 रुपए खर्च कर देता है, इसमें से आप 60 रुपए घटा भी देंगे तो आपका कितना बचेगा, 170 बचेगा। यानी आप क्या कहेंगे कि एक सप्ताह में उसे 170 रुपए बचाने का मौका मिल रहा है। एक सप्ताह में वो 170 रुपए जो है वो बचा पा रही है वो मोबाइल खरीदने के लिए। अब आपको बताना है यदि 5,950 का मोबाइल खरीदना है तो कितने हफ्ता लगेंगे। तो आप कुछ ना कीजिए, 170 को इससे डिवाइड कर दीजिए क्योंकि ये सप्ताह का ही निकला है। तो 5,950 बटे 170 रुपए के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो यहां से आपके सप्ताह जो है वो निकल आएंगे। इस जीरो से आप इस जीरो को काट दीजिए। 17 आपका होता है, 17 तिया 51 और इधर जाएगा आपका, तो फिर आपका 5 बार में जो है वो जाएगा। तो टोटल आपका 35 जो है यहाँ पर सप्ताह। आंसर ऑप्शन दूसरा वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। समझ में आई थिंक सबको सारी चीजें आ रही होंगी, ऐसा कोई प्रश्न किसी कोई भी कठिन नहीं है। 36 प्रश्न आपका कह रहा है यदि 11011 और बाहर 2 लिखा हुआ है, बराबर दे रखा है और इसमें रिक्त स्थान में संख्या जो है आपसे पूछी गई है, तो ये आपका जो है वो जो बाइनरी नंबर होता है, डेसिमल नंबर होता है, उसी का कन्वर्जन जो है वो पूछा गया है। ये जो आपका 2 लिखा हुआ है ये बाइनरी फॉर्म होता है और ये आपका डेसिमल फॉर्म होता है। अब इसको करने के लिए क्या करते हैं, इस चीज को समझिए। तो जैसे 1 1 यहाँ पर संख्या मैं लिख लेता हूँ, जैसे 1 1 0 1 1, ये आपकी इस टाइप से संख्या है और बाहर आपका इस प्रकार से 2 लिखा हुआ है। अब ये जो सबसे लास्ट वाला 1 दे रखा है, यहीं से आपको स्टार्ट करना है। तो ये एक गुणा किससे करना है आपको, 2 की घात 0 से। अब ऐसे ही बढ़ते जाना है। जैसे नेक्स्ट वाली संख्या आप लेंगे तो 1 गुणे 2 की घात अब करेंगे आप 1। फिर नेक्स्ट आपका 0 आ रहा है तो इसको आप लेना है, तो 0 गुणे 2 की घात 1 हो गया तो अब हो जाएगा 2 की घात 2। फिर नेक्स्ट वाली लेनी है आपको संख्या, यानी कि 1 लेंगे और गुणे 2 की घात 3। और इसी प्रकार लास्ट वाला 1 भी है आपका, जिसे आप 1 गुणे 2 की घात 4 जो है वो लेंगे। इसको सही कर देते हैं, 2 की घात 4। अब आपको क्या करना है, इन सबका आपको देख लेना मान कितना आ रहा है। 2 की घात 0 होगा तो 1 होगा, किसी भी संख्या की जो घातांक है यदि शून्य है तो उसका मान 1 होता है। तो यहां से आपका मान निकल कर आएगा 1। फिर दूसरे वाले में देखिए 2 की घात 1 है, 2 है, गुणा करेंगे 1 से तो 2 ही आएगा, तो यहां से आपका क्या आएगा 2। फिर तीसरे वाले में देखिए 0 से गुणा हो रहा है किसी भी संख्या का तो 0 ही हो जाएगा, तो यहां से आएगा 0। ठीक है, आगे 2 की घात 3 है, 2 टू द 4 टू द 8 होता है, 8 को 1 से करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका 8। और लास्ट में 2 की घात 4 है तो आपका होगा 16, 16 को 1 से करेंगे तो 16 ही आएगा, यानी कि यहाँ आएगा 16। अब इन सबको जोड़ लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 आपका 27 हो जाएगा, जो कि आपका देखिए दूसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पर आपका 27 जो है वो आएगा। तो ये आपका उस इस साइड से उस साइड का भी पूछा जाता है, यानी कि डेसिमल से बाइनरी भी पूछा जाता है और बाइनरी जो है उसे डेसिमल के फॉर्म में भी पूछा जाता है। तो ये वाला आपका ऑप्शन 27 दूसरा वाला जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, ये हो गया दूसरा वाला ऑप्शन 37। ये आंसर आपका 27 है। अगला प्रश्न है 37 कि एक वर्ग की भुजा आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप जो है वो कितने गुना हो जाएगा। समान रहेगा, 4 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा या फिर 2 गुना हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो एक वर्ग की भुजा आप इस टाइप से वर्ग बना लीजिए, इसमें 10 सेंटीमीटर लिख लीजिए और लिखा है यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो यदि पहले 10 थी तो बाद में आपकी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, जस्ट इसकी डबल। तो नए परिमाप कितने गुना हो जाएगा। परिमाप आप जानते हैं 4 गुणे भुजा होता है और 4 गुणे भुजा आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बाहरी जो आवरण होता है वही आपका होता है उसका टोटल योग। तो 4 भुजाएं होती है इसलिए 4 गुणे भुजा हो जाता है। अब यहाँ पर यदि आप पहले का देखेंगे तो 4 गुणे भुजा करेंगे तो पहले का परिमाप क्या निकल कर आएगा, 40 निकल कर आएगा। और दूसरे में यदि आप करेंगे तो 4 को 2 से करेंगे तो 80, यानी 20 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 80 निकल कर आएगा। तो ये क्या फर्क पड़ रहा है, नया परिमाप कितने गुना हो जा रहा है, तो 40 था फिर 80 हो रहा है, यानी कि जस्ट डबल हो रहा है, 2 गुना आपका जो है वो हो जा रहा है। तो ये तो हमारा होता है बेसिक तरीका। और यही आप क्वेश्चन को यदि आप दूसरे तरीके से भी देखेंगे तो 4 गुणे भुजा दे रखा है, यानी कि जो इसका परिमाप होता है, अगर आप दोनों को रेशियो मेथड से करेंगे तो 4a भुजा कहते हैं हम, और दूसरी तरफ भी भुजा a है, और दोबारा वाली जो भुजा है वो परिमाप दुगना करने पर आ रहा है तो आप इसे a1 मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 4 से 4 तो आपका कट ही जाएगा,
पर यहाँ पर कह रहा है ना वर्ग की भुजा अगर दुगनी कर दी जा रही है, यानी कि भुजा पर जो भी प्रभाव पड़ रहा है वही जाहिर सी बात है परिमाप पर भी पड़ेगा। यानी कि मेरा एक यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपको ये पूरा लंबा प्रोसीजर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि यहाँ पर प्रश्न में लिखा होता कि वर्ग की भुजा 3 गुनी की जा रही है, तो आपका जो परिमाप का आंसर होता वो भी 3 गुना ही हो जाता। यदि यहाँ पर 4 गुना लिखा होता तो आपका उत्तर 4 गुना ही हो जाता। यानी कि जो परिवर्तन आपका वर्ग की भुजा में किया जा रहा है सेम वही परिवर्तन परिमाप में भी हो जाएगा, क्योंकि इस 4 से ये 4 कट जा रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 38। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममित रे दोनों की जो है वो रेखाएं हैं। ऊर्ध्वाधर सममिति दोनों की रेखाएं हैं। तो इनमें से आपको ऐसी आकृति जो है वो छाटनी है जिसको यदि आप काटेंगे तो उसके बाद क्या हो, वो दोनों एक दूसरे पर ओवरलैपिंग करें। और इसमें आपको स्पष्ट तौर पर एक्स जो है वो दिख रहा है, जिसको यदि आप देखेंगे आप इस प्रकार से इसे काटेंगे और इस प्रकार से काटेंगे तो काटने के बाद बराबर भी होगा, और यदि आप इस पर ओवरलैपिंग करेंगे तो भी वो आपका जाएगा। तो दूसरा वाला सही होगा, ऊर्ध्वाधर सममित दोनों की रेखाएं, आपका जो पूछा गया था यही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 39 कि 72 इंटू 28 बराबर 36, यानी कि 36 गुणे 4 गुणे डैश 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 रिक्त स्थानों की जो संख्या है वहां पर बताना है। 7 की गुणज है, एक अभाज्य संख्या है, 10 से कम है, एक सम संख्या है, 56 का गुणनखंड है। तो इनमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन भी जो है आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पर एक एक सीरियल से आप चेक करते हुए चलिए। सबसे पहले आप देखेंगे 7 के गुणज के तौर पर, तो इसको दोनों साइड से काट कर देख लीजिए। तो आप इस 36 से काटेंगे इस 72 को, तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 36 दूना 72 होता है। और 4 से इसी प्रकार काटेंगे 28 को, तो 4 7 जा 28 होता है, यानी कि यहाँ पर आएगा 7 और बीच में मल्टीप्लीकेशन है, 7 दूनी 14 आ रहा है। यानी कि ये जो आपका पहला कह रहा था ना 7 का गुणज है, ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरे पे कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या है, तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। 10 से कम तो बिल्कुल भी नहीं है, तो बी और सी तो आप ऐसे ही काट दीजिए। एक सम संख्या है। अच्छा, बी और सी जब आपका ऑप्शन कट गया और 3 ऑप्शन बचे हैं, तो यहां पर यदि आप देखेंगे तो सभी 3 ही वाले हैं, तो आपको इन दोनों ऑप्शन को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ए डी ई वाला ऑप्शन देख लीजिए। ए डी ई वाला ऑप्शन चौथा वाला है, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समय आपका मैंने बचाया कि आप इसका भी ध्यान दीजिए। अब आपको जरूरी नहीं है कि जैसे ई वाला ऑप्शन 56 का गुणनखंड लिखा है तो आप इसको 56 का गुणनखंड चेक कीजिए। आपने देखा कि 2 ऑप्शन कट चुके हैं, 3 ही ऑप्शन बचे हैं और ऑप्शन में सभी 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाना है। बाकी यहाँ पर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कक्षा 3 में चतुर्थांश की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना, या फिर ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांश जो है उसमें बांटना, या फिर चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले जो चित्र हैं वो दिखाना, या फिर इसी तीनों को ही लेकर यहाँ पर नीचे जो है वो दे रखे हैं ऑप्शन की ए बी सी लिखा है ना कि स्टार्टिंग में कि अनुसरण करने की कौन से उचित अनुक्रम का, यहाँ पर छाटना नहीं है, सीरियल कौन सा होना चाहिए वो बताना है। ए बी सी के क्रम में होगा, ए सी बी के क्रम में होगा, बी सी ए के, या सी ए बी के। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं ताकि आपको पूरा प्रश्न जो है वो दिखाई दे। अब बताइए जल्दी से सारे ऑप्शन पढ़ के कौन सा जो है वो सही होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो ये प्रश्न आपका पेडागोजी सेक्शन का है और इसके लिए एक थ्योरी होती है जिसे हम कहते हैं एल्पस की थ्योरी। ई एल पी एस ये आपका क्रम होता है। तो ई जो है इसके अंतर्गत आप देखते हैं जो आपके साकार वस्तुएं होती हैं उनके अनुभव की बात की जाती है। और यहाँ पर इन ऑप्शन में देखेंगे तो ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना, तो ठोस पदार्थ का लेकर आप अनुभव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपका आएगा वो आपका आएगा बी। ये बी पहला क्रम में हो गया, क्रम की बात की गई थी। फिर यदि बात करें तो एल्पस में आप देखेंगे एल आ रहा है, एल लैंग्वेज से संबंधित होता है। तो इन तीनों ऑप्शन में भाषा से संबंधित कौन सा वाला ऑप्शन है, तो आप देखेंगे इसमें प्रतीक की बात की गई है पर इसमें प्रदर्शित करने वाले चित्र की बात की गई है, यानी कि भाषा इन तीनों ऑप्शन में नहीं है। तो यहां से आप इस एल को कह सकते हैं नहीं दे रखा है। पी से आपका होता है पिक्चर्स। अब देखिए इनमें क्या पिक्चर्स है, देखिए यही लिखा हुआ है चित्र। तो बी के बाद क्या आएगा आपका सी आएगा, तो यहां से आपका सी आएगा। बचा तीसरा, ये एल्पस का जो एस है ये आपका साइन से रिलेटेड होता है। साइन मतलब क्या होता है, प्रतीक चिन्ह होते हैं। तो फिर बाद में आपका ए आएगा, तो बी सी ए ये आपका क्रम हो जाएगा। जबकि आपका तीसरे वाले नंबर पर दे रखा है ये वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये एल्पस थ्योरी जो है उसे पूछा गया था। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 41।
प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 3 जो है उसके छात्र ने 16 गुणे 25 जो है उसका गुणन इस प्रकार किया। 16 गुणे 25 बराबर 8 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 और फिर 8 गुणे 5 यानी कि 8 जो है उसके बाद उसने संख्या 5 को रखा, फिर उसके बाद 2 को रखा, फिर 5 को रखा, 8 5 जा 40 किया, 2 5 जा 10 किया, यानी इस प्रकार गुणा कर रहा है कि संख्याएं जो है 0 0 वाली आई जा रही है। फिर 40 को 10 से गुणा करके 400 आ गया। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया ये आपको बताना है। वितरण सिद्धांत का किया, सहचर्य सिद्धांत का, पुनरावृत्त योग का किया या प्रतिलोम गुणन सिद्धांत का। इंग्लिश में भी आप सारे ऑप्शन पढ़ सकते हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो इसे हम कहते हैं रिपीटेड एडिशन यानी कि पुनरावृत्त योग जो है हम इसे कहते हैं। तो तीसरा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इस प्रकार से गुणा करना। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 42। समावेशित जो विद्यालय हैं उनमें आप अपनी कक्षा के जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उनकी आवश्यकताओं को कैसे जो है वो पूरा करेंगे। उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर या फिर शिक्षण अधिगम की जो वैकल्पिक प्रणाली है उन और जो साधन है उनका प्रयोग करके या फिर उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर या फिर उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर। तो बताना है आपको कौन सा सही होगा। यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो किसकी बात की जा रही है? दृष्टिबाधित छात्रों की बात की जा रही है। और दृष्टिबाधित छात्रों के लिए जो उच्च उपलब्धि वाले छात्र हैं उनके साथ तो आप बैठा नहीं सकते, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर भी नहीं होगा। वैकल्पिक जो प्रणालियां हैं ये आपका सही हो जाएगा। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणाली और साधन का यूज करके आप उन्हें जो है उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करेंगे। यहाँ पर लिखा ना छात्रों की आवश्यकताओं को आप कैसे पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा था ना कि उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। आप सोच सकते हैं, आपके मन में आ सकता है कि उनके लिए एक विशेष टीचर हायर कर दी जाए, पर यहाँ पर छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के संदर्भ में पूछा गया, इसलिए दूसरा वाला आपका सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 43। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? चार ऑप्शन है, पक्षांतरण या फिर मान सदर्शन या फिर कंठस्थ करना या फिर आकलन करना। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं ट्रांसपोजिशन, विजुअलाइजेशन, मेमोराइजेशन, एस्टिमेशन, इस प्रकार से चार ऑप्शन है। गणितीय प्रक्रम कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो पक्षांतरण तो आपका होता ही है, आप तो सभी जानते हैं, बहुत से प्रश्नों में ये वर्ड भी आपने सुना है। मान सदर्शन, विजुअलाइजेशन देखकर ही आप चीजों को हल करते हैं। आकलन करना भी जरूरी होता है, उसी के आधार पर आप प्रश्नों को हल करते हैं। पर कंठस्थ करना या रट लेना ये सारी चीजें, मेमोराइजेशन याद करना आप इसको ज्यादा अच्छे से कहेंगे, जो कि गणितीय प्रक्रम का हिस्सा नहीं है। तो तीसरा वाला आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पूछा गया था ना यहाँ पर कौन सा प्रक्रम नहीं है, तो ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 44 की निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक जो संख्या संकल्पना है उससे संबंधित नहीं है? क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, वर्ग समावेश, संरक्षण या मापन। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? देखिए क्लासिफिकेशन तो होता ही होता है आपका, वर्गीकरण, वर्ग समावेश, क्लास इंक्लूजन ये भी आता है, पर जो संरक्षण है ये आपका जो है वो नहीं आता है। तो तीसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और मेजरमेंट और मापन तो आता ही आता है, तो तीसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जो कि प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है, ताकि मुझे ही मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा आप जुड़ सकते हैं। देखते हैं हमारा प्रश्न, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह बताना है आपको कि संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो पूछ रहा है कि ए और बी दोनों अशुद्ध हैं, ए शुद्ध है और बी अशुद्ध है, या फिर बी शुद्ध है, ए अशुद्ध है, या फिर दोनों ही शुद्ध हैं। तो बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो पहला लिखा है ना, संख्यांक एक प्रतीक है जो आपका होता है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, तो ये आपका गलत है। तो ए वाला सही है, ए शुद्ध है, बी अशुद्ध है। दूसरा वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभी हमारे प्रश्न समाप्त हुए। अब जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का भी प्रश्न देख लेते हैं। तो ये वो प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है
कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, तो प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ जो है वो कितना होगा? 25 होगा, 50 होगा, 0 होगा या 100 होगा? ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न। और सभी लोग ट्राई अवश्य कीजिए, क्योंकि मैथ यदि आप लगाएंगे नहीं तो आप कभी भी मैथ को पेपर में नहीं लगा पाएंगे। तो खुद से इस प्रश्न को कीजिए और वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइए कि इसका क्या सही आंसर जो है वो होगा। तो इसी के साथ हमारे आज के सभी 15 प्रश्न समाप्त होते हैं। बाकी बचे जो 15 प्रश्न हैं वो देखेंगे हम कल। टाइमिंग आपकी है दोपहर के 3 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। और सुपर डेट के लिए टाइमिंग है शाम के 8 बजे, तो सुपर डेट की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप शाम के 8 बजे आकर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। टोटल 15 में से आपके कितने प्रश्न सही रहे, अपना स्कोर अवश्य बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।